होते थे बट वो आयंस है, राइट। और दूसरा वहां पे डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता था, यहाँ डिस्टेंस कम है क्योंकि वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो उनका बॉन्ड लेंथ है ना, वही उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एच और सीएल के बीच में जितना बॉन्ड लेंथ है वही उनका डिस्टेंस है। और अपन डाइपोल मोमेंट भी निकाले थे, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ओके। तो अब ये दोनों नॉन पोलर हैं, तो इनके में कोई डाइपोल या कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, तो इस समय एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, और वो होता है वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जिसको हम लंदन फोर्सेस बोलते हैं, या जिसको हम डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं, जब जो सबसे वीकेस्ट नेचर का होता है। आप इस फोर्स को आपके फिजिक्स के ग्रेविटेशनल फोर्स से भी कंपैरिजन कर सकते हो कि कोई भी दो बॉडी जिसका मास है उनके बीच में अट्रैक्शन है। मेरे और बॉटल के बीच में अट्रैक्शन है, मेरे और फोन के बीच में अट्रैक्शन है। ये वाला अट्रैक्शन तो अलग वाला भी है, फोन वाला, बट यहाँ मैं मास की बात कर रहा हूँ, राइट। कि कोई भी दो मास वाली बॉडी होगी, हर बॉडी का मास होगा ना, कोई मैटर है तो मास हो गई, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पर वो सबसे वीकेस्ट नेचर का होता है। तो यहाँ वो वही है, बस हेक्सेन और ऑक्टेन का मास तो है, भले उनके में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो उसमें पोल्स क्रिएट नहीं हो रहे, डाइपोल नहीं बन रहा है, ना ही आयंस है, राइट। बट मास तो है, तो वॉन डर वाल फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। Am I clear? In the same way, O2 और O2 के भी दो मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। I2 और I2 के भी दो मॉलिक्यूल के बीच में वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? वॉन डर वाल फोर्स लिख सकते हो, या लंदन फोर्सेस, या डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, सेकंड पढ़ो, I2 एंड CCl4, यहां भी वही चीज होने वाली है। I2 एंड ये भी सेम होगा, क्योंकि I2 अगेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है, और ये भी तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। अपन बोलते थे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, है ना, ये सारे क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। और अपन ने क्या पढ़ा था कि नॉन पोलर सॉल्यूट के लिए एक नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है अगर उसको डिसॉल्व होना है तो ये भी सेम होगा, दोनों का फर्स्ट सेकंड का आंसर। इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अपन डिस्कवर कर रहे हैं कि जब एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए तो क्या नए फोर्सेस जनरेट हुए? इन दोनों में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, थर्ड, NaClO4 एंड वाटर। अब वाटर है पोलर, और NaClO4 क्या है? सोडियम और यहाँ पे क्लोरीन। जैसे NaCl होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है ना, वैसे ही NaClO4 कैसा है? Na पॉजिटिव एंड ClO4 का 1 नेगेटिव, तब जाके कंपाउंड बनेगा। मतलब ये किस टाइप का कंपाउंड है? आयनिक। आयनिक कंपाउंड में तो आयंस हैं, तो इनके आयंस वाटर के डाइपोल के साथ अट्रैक्ट करेंगे। वाटर के पास डाइपोल होगा ना, ये रहा O पार्शियल नेगेटिव, और ये H पार्शियल पॉजिटिव, H पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दोनों पार्शियल पॉजिटिव इन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ किस टाइप का अट्रैक्शन फोर्स हो गया? एक तरफ डाइपोल है, दूसरी तरफ आयंस है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? आयन, कॉपी में लिख लो, बुक में कहीं कुछ तो भी लिखो, याद नहीं रहेगा। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, पहले दोनों वाले में क्या है? वॉन डर वाल फोर्स है। तो आप कॉपी में ही क्वेश्चन नंबर 23 लिख के फर्स्ट का आंसर लिख लो वॉन डर वाल फोर्स, सेकंड का आंसर भी वॉन डर वाल फोर्स, थर्ड का आंसर हो गया आयन डाइपोल इंटरेक्शन। समझ रहे हैं क्यों बोल रहे हैं आयन डाइपोल? क्योंकि एक कंपाउंड से आयन निकला है और दूसरा कंपाउंड डाइपोल है, क्योंकि दूसरा कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है और पहला वाला आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड में आयन बन गए क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था। तो अपन ने पढ़ा ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी दो टाइप की होती है, पोलर एंड नॉन पोलर। तो ये पोलर टाइप का है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मिथेनॉल एंड एसीटोन। मिथेनॉल एंड एसीटोन ये क्या होते हैं? मिथेनॉल एंड एसीटोन, मिथेनॉल क्या है? एसिड है, अल्कोहल है। तो यहाँ पे OH है ना, मिथेनॉल OH, क्या OH से तो अपन पहचानते ना ये अल्कोहल है। और एसीटोन क्या है? हाँ हाँ, बोल दो, नील पॉलिश रिमूवर। क्या है? कीटोन है, जहां पर ये होता है ना कीटोन, ये आपका प्रोपेनॉन को एसीटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये डाइपोल बनाएगा और यहाँ इन दोनों में भी डाइपोल बनेगा, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लिख लो अगला, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो जहां कार्बन आ गया ना, वहां तो कोवेलेंट बॉन्ड बननी ही है। सुन रहे हैं क्या? क्योंकि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ये तो अपन चैप्टर 11 में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे सब कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, बट कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ भी ये दोनों डाइपोल बन गया, जहां पे इसको मिल गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसको यहाँ मिल गया पार्शियल नेगेटिव, इसको मिल गया पार्शियल पॉजिटिव, तो बन गए दो डाइपोल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये आयनिक डाइपोल था। एक कंपाउंड से आयन निकले, दूसरा कंपाउंड
डाइपोल बना रहा था, यहाँ दोनों ही डाइपोल बना रहे हैं। अब इसके इस डाइपोल का नेगेटिव इस डाइपोल के पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा ना। अब इसी टाइप के तो अट्रैक्शन फोर्सेस बनते हैं जिससे नॉन आइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं। याद करिए हमने क्या बोला था, आपस में ये शायद हो सकता है बॉन्ड नहीं बना रहे होंगे फॉर एग्जांपल, बट मिलने के बाद अगर बना लिए तो ए बी इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा ना। ए बी इंट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्गर हो गया ए बी बी से, तो ये कौन सा टाइप का होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, सोच के बताना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मिलने के बाद ए और बी में अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए, तो ये सॉल्यूशन किस टाइप का सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल तो है बट पॉजिटिव डेविएशन वाला है कि नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव, क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए तो जल्दी ये वेपराइज नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ वेपर्स कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि पीटी विल बी लेस देन। तो ये सारे वो वाले ग्राफ आएंगे नीचे वाले। बता रहा है कौन सा ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, राउल्स लॉ का ग्राफ में जो आइडियल वाला था उसमें स्ट्रेट लाइंस थी, और फिर जो नॉन आइडियल वाले थे उसमें कर्व्स थे। कर्व्स जो कि नेगेटिव वाले थे तो तीनों स्ट्रेट लाइन के नेगेटिव में कर्व बन रहा था, और पॉजिटिव वाले डेविएशन में तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर्व बन रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलो लास्ट, एसिटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। अब एसिटोनाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल CN, तो यहां भी C और N में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, N इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और दूसरा क्या बोला है, एसीटोन, एसीटोन में तो ये भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पहले दोनों वॉन्डरवॉल्स, थर्ड वाला आयनिक डाइपोल, और फोर्थ एंड फिफ्थ वाला डाइपोल डाइपोल। तो आपको बस पहचानना क्या है कि जो कंपाउंड्स गिवन है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, दैट्स इट। जैसे पहले वाले में दोनों नॉन पोलर थी, दूसरे वाले में दोनों नॉन पोलर थे, तीसरे वाले में एक आयनिक एक पोलर था, इसलिए आयनिक डाइपोल हो गया, चौथे पांचवे में सारे के सारे कंपाउंड्स पोलर है। एम आई क्लियर? चल ठीक, नेक्स्ट अगला। और मैंने कौन सा क्वेश्चन बोला था, 26। 26 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन में बनेगा, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 26 एक बार। आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो ना, इसलिए आप लोगों को टफ लग रहा है। If the density of some lake water is 1.25 gram per ml and contains 92 gram of sodium ion per kg of water, calculate the molality of Na positive ions in the lake. करो तो इसको कैलकुलेट, क्या क्या गिवन है पहले लिखो। आपको क्या दिया हुआ है, Na पॉजिटिव का मास दिया हुआ है आयंस का, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम, 23, डिवाइड कर दो दोनों को, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो न्यूमरेटर तो आ गया ना हमारा, कितना रहे 4। ठीक है, और क्या बोला है, 4 मोल आ गया। ठीक है, और 1 kg ऑफ वाटर तो बोला ही है पर केजी, तो 4 ही इसका आंसर है। अब देखो अगर क्वेश्चन बढ़ाना होता तो क्या करता, और मोलैरिटी निकालने बोलता, क्योंकि आपको डेंसिटी तो दिया है ना, तो उससे आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, तो मोलैरिटी ही बोला है। हाँ तो फिर तभी डेंसिटी दिया है, शायद मोलैरिटी लिखा है मेरे बुक में भी, RITY। हाँ तो फिर ठीक है, फिर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी डेंसिटी दिया एक्चुअली, वरना डेंसिटी क्यों देगा, है ना, डेंसिटी तो इसलिए दिया है ना ताकि आप उसको यूज करके वॉल्यूम निकाल सको। क्या हो गया, हाँ ठीक है, आप मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी तो 4 ही होगी, मोलैरिटी तो आ गया 4 मोल पर केजी, क्योंकि आपने 1 केजी सॉल्वेंट लिया है और ऊपर आपने 92/23 कर दिया, वो 4 आ रहा है, 4/1 इज 4, मोलैरिटी इज 4 मोल पर केजी। तो एक्चुअली में सही में क्वेश्चन बनता ही नहीं ना, मोलैरिटी का तो क्वेश्चन नहीं बनता, मोलैरिटी करो। अब मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए मुझे, नीचे वॉल्यूम चाहिए, आपको उस सॉल्यूशन का वो क्या दिया हुआ है, डेंसिटी 1.25 ग्राम पर एमएल डेंसिटी दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम चाहिए तो मास भी तो चाहिए ना, मास कैसे निकालोगे, दोनों मास को एग्जैक्टली आप 1 केजी मत लेना, 1 केजी तो सिर्फ पानी है, 92 ग्राम भी तो ऐड करोगे तब तो जाके सॉल्यूशन बनेगा, और यहाँ हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमें नीचे वॉल्यूम किसका चाहिए होता है, सॉल्यूशन का, तो मास भी तो सॉल्यूशन का निकालोगे तब तो डेंसिटी की हेल्प से, क्योंकि डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दी हुई है। मैं क्लियर, आपको डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, मास निकाल सकते हो 1000 + 92 1092, इसको मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम आ जाएगा, मल्टीप्लाई तो करोगे ना, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू, सॉरी
हाँ डिवाइड 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 करेंगे, सॉरी। एम अपॉन बी होता है ना डेंसिटी, तो मास तो आपको पता है, वॉल्यूम निकालने के लिए मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन बनाया क्या 26? तो आपने क्या मोलैरिटी निकाली है? हाँ, कितना है आंसर? अच्छा ठीक है, वैसे ही निकाला ना। 1092 को डिवाइड कर दिया डेंसिटी से, तो कितना आ रहा है वॉल्यूम? और ये एमएल होगा ना। अच्छा ठीक है, चलो डन। नंबर ऑफ मोल तो निकल गया ना, 92/23। 92/23 कहां से आया? 23 सोडियम का एटॉमिक मास, मोलर मास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो, तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें 11 का भी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट याद है? इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे पर आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ जल्दी पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड, CuS क्या है? कॉपर सल्फाइड इज 6 × 10⁻⁻16 KSP है। ये क्या है? ये KSP, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP। हाँ, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब क्या, कितना CuS पानी में डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि उसकी सॉलिबिलिटी ही पूछ रहा है आपसे। हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? CuS जब पानी में गया, छपक, Cu2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव, यही होगा इक्वेशन। दोनों एक ही है ना, तो ये इक्वेशन बैलेंस भी है। तो जब आप इसका KSP लिखोगे, मान लेते हैं इसकी सॉलिबिलिटी S है, तो इसकी सॉलिबिलिटी भी S होगी ना, S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर। हाँ, अगर यहाँ पे ये 2 होता ना, तो आप इसको 2S लिखते। ये तो वही है ना कंसेप्ट हमारा इक्वेशन वाला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाला। जैसे हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, प्रेशर्स लिखते हैं, वैसे ही सॉलिबिलिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा एस सॉलिबिलिटी। अगर मैं इसकी मार रहा हूँ, लेट द सॉलिबिलिटी ऑफ कॉपर आयन बी S मोल पर लीटर, या इसकी भी S ले लोगे तो दोनों की S ऐसी होगी। हमको ये तो निकाला ना कि कितना कॉपर सल्फाइड डिसॉल्व हो पा रहा है पानी में, तो आपने इसकी सॉलिबिलिटी S ले ली, तो इन दोनों की सॉलिबिलिटी भी S ऐसी आएगी। अब आप इसका KSP लिखोगे तो क्या होगा? ऊपर आएगा S इंटू S, ये तो सॉलिड है, इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो S इंटू S कितना हो गया? S स्क्वायर बराबर KSP का वैल्यू कितना दिया है? 6 × 10⁻⁻16, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट में 6 × 10⁻⁻16, ये बाहर आएगा तो 10⁻⁻8, और अंडर रूट 6 कितना होता है? 4 होता है। 4 क्या? अरे वैसे नहीं करना है, आप 2 बार लिखो ना 8 को। मैं समझिए आप क्या सोचे, 4 का स्क्वायर 16, वैसा नहीं होगा। हाँ, 2.4 बस, ठीक। हाँ वही, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर 2 और 3 के बीच में ही आएगा, 2.4, ठीक है, जो भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया, समझे क्या? ये क्वेश्चन नंबर हुआ 27। यूनिट क्या होगा इसका? मोल पर लीटर। मोलैरिटी इज सॉलिबिलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। एक और अच्छा वाला क्वेश्चन करते हैं, हो गया ये 21 पढ़िए, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। 21 पढ़ रहे हैं? हाँ हाँ 21, 2 एलिमेंट्स ए एंड बी वाला, एक बार रीड करो पहले ना। 2 elements A and B form compounds having molecular formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4
lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic masses of A and B. कुछ आया समझ में? हाँ, क्या समझ में आया? ए और बी दो एलिमेंट है, ठीक है, इसके दो कंपाउंड्स हैं। कौन कौन सा कंपाउंड है? एक AB2 और दूसरा क्या है? AB4। सॉल्यूट है दोनों। इसको किसमें ऐड कर रहे हैं अपन? बेंजीन में। बेंजीन था सॉल्वेंट, आपने इसमें डाला AB2 को। कितना ग्राम डाले बोला क्या? 1 ग्राम है क्या? हाँ, बेंजीन दोनों के लिए 20 ग्राम ले रहे हैं। ये रहा दोनों के लिए 20 ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन। इसका डाला हमने 1 ग्राम और इसका डाला हमने, दोनों को 1 ग्राम है क्या? अच्छा हाँ, हाँ दोनों 1 1 ही है, ठीक है। इसका भी 1 ग्राम डाल दिया। ये दोनों आपके अलग अलग सॉल्यूट के मास है। दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों का डिप्रेशन होना फ्रीजिंग पॉइंट में, क्योंकि सॉल्यूट अलग अलग है। क्वांटिटी भले सेम है बट सॉल्यूट तो अलग अलग है ना? तो ये हो जाएगा आपका 1 ग्राम सॉल्यूट, यहां भी 1 ग्राम सॉल्यूट डाले तो इसका डेल टीएफ कितना हो गया? 2.3। हाँ, इसका 2.3 केल्विन और इसका डेल टीएफ, ये समझे क्या हो गया? बेंजीन का जो भी था फ्रीजिंग पॉइंट, पर अब वो 2.3 केल्विन से डिप्रेस हो गया है। कैसे डिप्रेस हुआ? क्योंकि आपने उसमें 1 ग्राम AB2 डाल दिया। इन द सेकेंड केस उसी बेंजीन का 1 ग्राम AB4 डालने पर कितने से डिप्रेस हो गया? 1.3 केल्विन। इतना ही दिया ना क्वेश्चन में। अब आपसे पूछा क्या है? ए और बी का एटॉमिक मास पूछा है क्लियर? पर हमको क्या फॉर्मूला पता है? हमको तो मोलर मास का फॉर्मूला पता है ना दोनों के, M2। तो आप एक को ले लो, चलो M1 ले लो एक को, और दूसरे को M2 ले लो। यहाँ पे दोनों का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ही है केस 1 में। या फिर आप दोनों को ए लेना, 2 लेना चाहते हो, दोनों को वैसा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आ रहा है? M1 कितना का फॉर्मूला क्या होता है M1 का? KF ऊपर W2 इंटू 1000 अपॉन डेल TF इंटू W1। आया ना? KF क्या दिया हुआ है? 5.1। ओके, व्हाट इज W2? पहले AB2 के लिए लिख रहा हूं मैं इक्वेशन। पहले क्या लिख रहा हूं मैं? AB2 के लिए इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा? W2 1 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TF 2.3 इंटू W1 20। करेक्ट? इससे M1 आएगा, आ जाएगा क्या? ये M1 किसका मास है? AB2 का। AB2 का। यहां तक क्लियर है सबको क्वेश्चन? अब यही काम करके AB4 का मास निकाल सकते हो। पहले दोनों का इंडिविजुअल मास निकाल लो, फिर दोनों के अलग अलग एटॉमिक मासेस निकाल लेंगे। जहां तक फॉलो कर रहे हैं? जल्दी निकालो इसको, कैलकुलेट करो। ज्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन इजी है। ये 0 0 कैंसिल, ये 50 टाइम्स में गया, बस अब इसको करके 23 से डिवाइड कर दो तो M1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं M2 भी निकाल लेता हूं। KF तो सेम रहेगा 5.1, है ना? आपने सॉल्यूट भी सेम डाला है 1 ग्राम इंटू 1000। यहां बस सेम जाएगा, 2.3 की जगह क्या हो जाएगा? 1.3। AB4 डालने पर डेल TF का वैल्यू 1.3 है ना? AB2 डालने पर डेल TF का वैल्यू 2.3 था। इतने से डिप्रेस हुआ। यहाँ पे कितने से हुआ? 1.3 से इंटू 20, तो ये भी ठीक है। ये कैंसिल, ये हो जाएगा 50। तो आपको 51 इंटू 50 तो करना ही है। एक जगह 23 से डिवाइड करना है, दूसरी जगह 13 से डिवाइड करना है। जल्दी मुझे दोनों का आंसर बताओ। किसी ने क्या क्या 51 इंटू 50? तो सिंपल है ना? कितना देगा? 50 इंटू 50 कितना होता है? 2500। उसमें 51 और ऐड कर दो तो 2551, 2551 डिवाइडेड बाय 23, 2551 डिवाइडेड बाय 30। बस इन दोनों की वैल्यू बताओ जल्दी से। ये 1 से जाएगा, रिमाइंडर 2, फिर 25, फिर 1 से जाएगा, रिमाइंडर 2, 21।
जीरो से जाएगा। हाँ, ये पॉइंट हटा दिया ना मैंने दोनों का। 110.83। ओके, इसका भी बता दो। ये भी वन टाइम में जाएगा पहले, क्योंकि 26 होता तो टू टू टाइम्स हो जाता ना। ये वन टाइम ही होगा। हाँ, बाकी बताओ जल्दी से। 13 के बाद 7 और 5 12, 125 9 टाइम्स में। आया ना? हाँ, कैलकुलेटर से की। 196 बस। ऊपर निकालो ना कुछ पॉइंट के बाद। एक आ रहा है आपका 110.87। 83 बोल रहे हो आप, ठीक है चलो, कोई बात नहीं। और दूसरा है 196 पॉइंट। आया किसी का आगे? वेट कर रहे हैं सब, कोई बता देगा तो हम लिख लेंगे। अरे एग्जाम में कौन बताएगा फिर? तब तो करना ही पड़ेगा ना। तब पहली बार इस सब कैलकुलेशन करना तो डर जाओगे कि क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये आज तक ऐसा कुछ किया ही नहीं था। देखो 0.15 आएगा शायद। 16 आ रहा है। ठीक है। बट क्या हमें ये निकालना था क्वेश्चन में? क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए और बी का एटॉमिक मास। अब कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से मुझे। ये तो हमने AB2 का मोलर मास निकाल लिया, ये हमने AB4 का मोलर मास निकाल लिया। कुछ कर सकते हैं जिससे ए और बी का मासेस निकल जाए? क्या करेंगे? सोचो जल्दी। सोचो ना, सोचो सोचो। अच्छा, AB2 का मोलर मास निकालते कैसे? अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते तो कैसे निकालते? मैंने मान लो आप हर बार हर चीज दो बार बोलूंगा तब तो समझ में आएगा। मैं ये बोला, जैसे मान लो आपको किसी का एटॉमिक मास पता रहता है पहले से, तो आप उसका मोलर मास कैसे निकालते हो? सबके एटॉमिक मास को ऐड करते हो ना। तो अब AB2 आपको पता है, तो AB2 का मोलर मास निकालो ना, ए और बी के टर्म्स में। A+2B, एग्जैक्टली क्या होगा? A+2B किसके बराबर आना चाहिए वो? 110.83 के बराबर। समझ में आया क्या किया मैंने? A+4B = 196.16। ये बन गए मैथ्स के दो लीनियर इक्वेशंस। अब ए और बी निकाल लो। पहले माइनस करो ताकि ए कैंसिल हो जाए और बी निकल जाए। फिर बी की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो तो ए आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना अपन मैथ्स में, साइमल्टेनियस। ऐसा तो अपन क्लास क्लास में भी किए थे ना, दो इक्वेशन बनाए थे। माइनस कर रहे हो ना दोनों को। ए कैंसल। -2B = माइनस। पहले यार बताओ, ये वाला 80.23। और आपने इसको बी निकाला तो कितना बोल रहे हो? 46। ठीक है। ये आपका एटॉमिक मास आ गया बी का। अब इस वैल्यू को ऊपर के दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, समझे क्या? हाँ, हो सकता है। और ये 42.67। ये स्कैंडियम के बाद 21 22। टाइटेनियम भी हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है। 21 22 23 में से कोई एक होगा, क्योंकि 40 तक तो अपन पढ़े ना कैल्शियम। वो 35.5 आ रहा है। 35 नहीं, 25 आएगा। देखो जल्दी।
तब का आ रहेगा 35, 25.5 कुछ ऐसा आएगा। हम्म, चलिए 2.36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, जिसका मोलर मास आपको 140 दिया हुआ है, वॉज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, जिसका मास 180 ग्राम दिया हुआ है। समझिएगा, दो लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, वेपर प्रेशर वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, दोनों लिक्विड है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर, टॉर भी एक प्रेशर का यूनिट है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए and its vapor pressure in the solution if the total vapor pressure of the solution is 475 torr। अब पहले तो ये समझो कि क्या क्या दिया हुआ है, इतना सारा टॉर दिया है, कौन कौन सा टॉर क्या है। आपने लिक्विड ए लिया, लिक्विड बी लिया, इसका कितना ग्राम लिए, 100 ग्राम लिए, और इसका मोलर मास कितना है, इसको लिख लो W1 की W2, दूसरा वाला कितना ग्राम है। हाँ तो फिर इसको W2 लो, है ना, सॉल्यूट है ना ये। हाँ, और इसका कितना ग्राम लिया हमने, 1000 ग्राम, ठीक है, ओके। इसका मोलर मास 140 ग्राम पर मोल, और इसका 180 दिया है ना, 180 तो ग्लूकोज का होता है ना। अरे हाँ है ना। हाँ, इसके बाद और क्या डेटा दिया हुआ है आपको, बी का शायद वेपर प्रेशर दिया ना, प्योर, यानी कि पी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 500 टॉर, ठीक है। और कुछ, लास्ट जो 475 वो किसका है, वो टोटल है, यानी कि पी टोटल इज इक्वल्स टू 475 टॉर। जब आपने दोनों को मिला दिया तो आपको निकालना क्या क्या है, पी नॉट ए निकालना है, एक तो ये काम है, और दूसरा एक और बोला है देखो, कि मिक्स करने के बाद ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, ये बोला है ना, मिक्स करने के बाद ए का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो आप पहले ये निकालो पी नॉट ए, फिर देखो इंडिविजुअल हम निकाल सकते हैं, पी ए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, पीबी क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, ये दोनों को ऐड करो तब तो 475 आएगा। तो आप दोनों को निकाल लो, आप इंडिविजुअल एक भी निकाल सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि दोनों निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम, हाँ एग्जैक्टली, पहले मोल फ्रैक्शन निकालो, तभी तो एक्स ए और एक्स बी निकाल पाओगे ना। निकालो, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन। तो नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर दो दोनों को ऐसे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ए बी, ए और बी से डिनोट कर लो, मैंने 2 और 1 लिखा है, इसको आप ए बी ले लो, ए ए बी बी, ए पी बी पी ए है, तो यहाँ भी एक्स ए एक्स बी हो जाएगा, तो इसका जो मोल आएगा उसको एन ए एन बी ले लेना, एन ए एन एन बी। ठीक है, चलो पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, कितना आ रहा है, 100/140 कर रहे हैं, 100/140, 5/7, 20 से कट जाएगा दोनों, 5/7। ठीक है, अभी मत उसको पॉइंट पे कन्वर्ट करना, क्योंकि अपन को ऊपर ऐड भी करना है ना, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा बाद में जाकर के, अब उसको 5/7 रहने दो। हाँ, दूसरा वाला करो, दूसरा वाला क्या करेंगे, 1000/180, यानी कि 50/9, उसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 50/9, ये आ गया आपका एन ए एंड एन बी। ठीक है, अब निकालो एक्स ए, एक्स ए निकालो जल्दी, व्हाट इज एक्स ए, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, निकालो एक्स ए, एक्स बी मत निकालना फिर, है ना, 1 माइनस कर देंगे, क्या बोलते हैं, है ना। चलो एक्स ए निकालो जल्दी, आपके पास एन ए है 5/9, 5/9 था, 5/7, ये आपका एन ए है, और एन बी आपने निकाला 50/9,
जल्दी पुट करके एक्स ए निकालो। इसको तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, एलसीएम वगैरह लो, ऐड करो, फिर डिवाइड करके मुझे पॉइंट में आंसर चाहिए। आप बनाए वाला क्वेश्चन, बना दी, सारे बन गए जो दिया। अच्छा, तो कौन से में प्रॉब्लम हो रहा था, वो मैं अभी डिस्कस किया क्या? 33 और 38 नहीं बना गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 33 और एक 38। 33 तो मैंने लिखा भी था ब्रैकेट में। अच्छा, वही सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। आप किए थे वाला क्वेश्चन, यहाँ पर दिखाओ एक बार। ये आपने आई निकाला ना, अल्फा भी निकाल लिया ना, आपके पास अल्फा है। अब देखो हमने जो क्वेश्चन, आप ये कॉपी है वाली, हाँ ये देखो, ये कैसे निकाल सकते हैं अपन ने। हाँ, ये मतलब देखो ये भी वैसे ही डिसोसिएट होगा। हमारा इक्वेशन के ये है ना कि आपने ऐसे ही तो डिसोसिएट कराया ना इसको। ये एक टूटेगा तो दोनों एक एक बनेगा, यहाँ भी तो वही हो रहा था। ये एक टूटा तो दोनों एक एक बना, तो यही सेम फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे भी। बस आपको उसका सी निकालना पड़ेगा, कंसंट्रेशन। हाँ, एक्स ए 0 पॉइंट, ज्यादा कम नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, गड़बड़ है कुछ। आप पहले तो मोबाइल पर, हाँ 0.114 आएगा। क्यों इतना कम आया भाई, क्या बोल रहे हो? 1 पॉइंट तो कुछ हो नहीं सकता ना, मूल फ्रैक्शन की वैल्यू तो हमेशा 1 से कम ही होगी ना। आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करो अनन्या, है ना, तो कैसे वो 1 पॉइंट तो नहीं आएगा। कुछ पॉइंट वन का कुछ मिस्टेक किए हो, ये करोगे ना तो आंसर आएगा इसका 0.114। ये एक्स से आ गया। अब एक्स भी निकालने के लिए पूरा मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा 1 - 0.114 कर लो, एक्स भी आ जाएगा। क्या आएगा? 0.886। तो ऐड करो तो वो होगा ना 1000। 0.886। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब क्या करेंगे? देखो इधर तो दोनों ही नहीं पता है ना। पीबी, हाँ पीबी निकाल लो, बढ़िया। पीबी निकालेंगे तो फिर क्या करोगे, इससे माइनस कर देना, तो पी आ जाएगा। पी आ जाएगा, फिर एक्स को डिवाइड कर देना, पी नॉट ए आ जाएगा। समझे क्या? पीबी निकालो जल्दी से, क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में ना ये दोनों अननोन है। पी ए भी निकालने बोल दिया और पी नॉट ए भी निकालने बोल दिया है, तो आप सीधा एक्स से लेके तो दोनों नहीं निकाल सकते। बट हाँ, अगर आप इस पे वैल्यू पुट करोगे ना, पी नॉट भी तो आपको पता ना कितना दिया, पी नॉट भी 500 ना, उसमें एक्स भी इंटू कर दो 0.886, तो पीबी आ जाएगा। उस पीबी को पीटी से माइनस कर देना, तो पीए आ जाएगा। और फिर उस पीए को एक्स से डिवाइड कर देना, तो पी नॉट ए आ जाएगा। हाँ, 443 टॉट, हाँ ठीक है, पीबी आएगा 443। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहे हैं? पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी, यानी कि 500 इंटू 0.886, ये आ रहा है 443 टॉन। ठीक है। अब टोटल होता है दोनों का सम, पीए प्लस पीबी, तो आप पीटी में से 443 माइनस कर दो। हाँ 32। ये क्या आएगा? 32। पीए इज इक्वल्स टू पी टोटल माइनस पीबी, दैट विल बी 475 माइनस 443, 32 टॉन। ये आ गया पीए, जो आपसे बोला निकालने के लिए, ये भी तो पूछा है ना। और लास्ट पी नॉट ए निकाल लो, तो पी नॉट ए क्या हो जाएगा? पीए अपॉन एक्स ए, 32 अपॉन 0.114, बस। और एक क्या बोले, 38? 38 बोले ना, क्यों? 33 के बाद 38 ना, ठीक।
ये आज लास्ट दे रहा हूँ मैं इस चैप्टर को ना, अब मेरे एंड से चैप्टर खत्म। हमने लगभग 41 में से 20 से 25 क्वेश्चन से ऊपर ही कर लिए हैं। उस दिन 8 किए थे, अभी शायद 8-10 आज कर लिए हैं, और बाकी तो थ्योरी है। चलो 38 एक और करेंगे बस, लास्ट 38। जल्दी पढ़िए जिनका ये हो जाएगा। तो मुझे वैल्यू बताना, पी नॉट ए कितना आ रहा है। हाँ, पी नॉट ए का वैल्यू बताना भाई। कितना है ये, करो ना। 280.7, पी नॉट ए आएगा 280.7 टॉर। ठीक है, वही दोनों निकाला था अपन को, पी नॉट ए एंड पी ए। ठीक है, चलो 38 पढ़े हो, 38। 38, बेंजीन एंड टोलुइन, ये आइडियल सॉल्यूशन थे ना, एग्जांपल में लिखा भी था हमने। बेंजीन C6H6, टोलुइन C3H7। क्या बोल रहे हैं, टोलुइन क्या होता है? CH3। अरे टोलुइन ये होता ना, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब ये बेंजीन है, और ये है आपका, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और उसकी जगह आ जाएगा CH। तो दिस इज C6H6 एंड दिस इज C6H5CH3, टोलुइन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। The vapor pressures of pure benzene and toluene at 300 Kelvin are 50.71 and 32.06। ये क्या दिया हुआ है दोनों का? पी नॉट वैल्यू, प्योर कंपोनेंट की वैल्यूज पी नॉट। जैसे अभी इसके पहले पी नॉट ए और पी नॉट बी था ना, वैसे पी नॉट बेंजीन दिया हुआ है और पी नॉट टोलुइन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। Calculate the mole fraction of benzene in the vapor phase if 80 gram of benzene is mixed with 100 gram of toluene। देखो ये वेपर फेज वाला मोल फ्रैक्शन है, इसमें अपन ने क्या यूज किया था, वाई। तो याद है क्या? देखो एक ऐसा होता है, ध्यान देना यहाँ पर सभी लोग, हम यही वाले कंटेनर में तो वेपर प्रेशर का रीडिंग नोट करते थे। आपको याद आ रहा है ये कंटेनर? बहुत बार बनाया हूं मैं उस क्लास में, जब भी वेपर प्रेशर समझा ये वाला कंटेनर अपन बनाए हैं। और इसी कंटेनर में अपन वो दोनों लिक्विड को भर देते हैं और ऊपर से क्लोज रखेंगे ना, वरना वेपर तो उड़ जाएंगे, नहीं? तो कहां से प्रेशर नोट कर पाओगे? तो यहीं पर वो वेपर्स कलेक्ट होते हैं और उनके कारण प्रेशर क्रिएट होता है और ये रीडिंग ऊपर जाती है। हम यहाँ पे पी टोटल देख लेते हैं, विच इज द सम ऑफ पी ए प्लस पी बी। और इंडिविजुअल को कैसे देखते हो? पी नॉट ए एक्स ए एंड पी नॉट बी एक्स बी, ऐसे करते हैं। अब ये एक्स ए एक्स बी क्या है? कितना मोल फ्रैक्शन आपने लिक्विड लिया था दोनों, यानी कि आपने ए वाले को कितना लिया तो वो एक्स ए हो गया और बी वाला एक्स बी हो गया। बट ये तो लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं अपन, ऊपर वेपर्स भी तो है ए और बी के, ए और बी के ऊपर वेपर्स भी है ना, तो उनके मोल फ्रैक्शन को अपन बाय ए और क्या बोलते हैं, बाय बी। तो देखो एक्स ए एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वाई ए वाई बी आर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ऊपर भी तो वेपर्स है ना, तो इनमें से ये दोनों के वेपर्स मिलके तो पीटी बन रहा है, टोटल प्रेशर आ रहा है। तो अगर आपको इंडिविजुअल का प्रेशर निकालना है कि पीए कितना होगा, तो आप क्या करोगे, इसके मोल फ्रैक्शन से टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि पीए कितना है। और पीबी अगर आपको निकालना है तो उसके मोल फ्रैक्शन से
टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकाल रहे हैं बेसिकली कि टोटल पेपर प्रेशर में ए के कारण वेपर प्रेशर कितना है। तो वो डिपेंड करेगा कि ए के वेपर्स कितने हैं। ए के वेपर्स कितने हैं, बाय ए। बी के वेपर्स कितने हैं, बाय बी। उनको टोटल से मल्टीप्लाई करके उसका फ्रैक्शन निकाल लो, वो आपका पीए पीबी होगा। तो यहां हमको एक्चुअली वाई ही निकालने बोला है, वेपर फेज में बोला है ना आपको बेंजीन का और टोल्यूइन का क्या निकालना है, वेपर फेज पर मोल फ्रैक्शन। लिक्विड फेज का नहीं बोलेगा वरना वो तो एक्स और बी हो जाएगा ना, वो तो निकालना आसान है। आपको तो दोनों का मास दे दिया, कितना कितना मिला रहे हो, एक का 80 लिए एक का 100 लिए, इतना तो काफी है ना आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, हाँ या ना। तो ये थोड़ा पूछेगा एक्स और एक्स बी क्या है, आप समझे क्या, कैसे निकालोगे, दोनों का एक्स और एक्स बी तो निकाल सकते हैं ना। आपको दोनों के मासेस दिए हैं, कन्वर्ट देम इनटू मोल कर सकते हैं। बेंजीन का क्या हो जाएगा 78, 78 होगा ना, इसका 72 और 6 78, और इसका कितना हो जाएगा 78 में एक कम कर दो 77 प्लस इसका कितना है 12 और 3 15, यानी कि 92 92 है ना। अब इन दोनों का आपका क्या निकल गया, ये मोलर मास हो गया, इसका 78 इसका 92, दोनों के मासेस दिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, n1 अपॉन n1 प्लस n2 इज x आ जाएगा एक का, और फिर दूसरे का भी x से निकालेंगे 1 माइनस करके। एम आई क्लियर। तो ये तो x से x भी हुआ, बट हमको y a y भी निकालना है। बट x से x भी क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये तो चाहिए ना पी ए और पी बी। टोटल वेपर प्रेशर दिया है क्या, नहीं टोटल नहीं दिया, तो टोटल ऐड करके निकाल देंगे है ना। पर दोनों का पी नॉट ए पी नॉट बी दिया है, एक्स से एक्स भी कैलकुलेट करो, पी टोटल निकालो तो पी टोटल निकल जाएगा, पी ए पी बी निकल जाएगा, डिवाइड करो वाई ए वाई भी निकल जाएगा। जल्दी करो, अभी अभी करेंगे, जल्दी करो। सबसे पहले दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालो फटाफट। आपको ए बी नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख लो ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, या यू कैन यूज फॉर्मूला ऑल्सो चलेगा, फॉर्मूला भी या नाम। बेंजीन का नंबर ऑफ मोल निकालना है, फिर टोलुइन का नंबर ऑफ मोल निकालना है। बेंजीन के लिए क्या करेंगे, कितना दिया ग्राम बेंजीन 80, तो 80 अपॉन 78, और इसका कितना दिया हुआ है 100, 100 अपॉन 92, ये आ गए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, फिर निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, पर ये कौन से फेज में है, लिक्विड फेज, which will be equal to number of moles of benzene upon number of moles of benzene plus number of moles of toluene। और एक बार अगर x बेंजीन निकल गया तो x ऑफ टोलुइन निकालने के लिए फिर मेहनत मत करना, 1 माइनस x ऑफ बेंजीन, ये आपको करना है कैलकुलेशन। ठीक है, ओके, ये हो गया डन। ये निकालने के बाद इंडिविजुअल के प्रेशर्स निकाल लेना, P ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ बेंजीन इंटू एक्स ऑफ बेंजीन, ये क्वेश्चन में गिवन है पहले से ही। और ऐसे ही P ऑफ टोलुइन भी निकाल लेना, इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ टोलुइन इंटू एक्स ऑफ टोलुइन, फिर P टोटल हो जाएगा दोनों का एडिशन, P ऑफ टोलुइन प्लस P ऑफ बेंजीन। अब वेपर फेज की बात करेंगे तो Y ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू P ऑफ बेंजीन अपॉन P टोटल, और एक बार Y ऑफ बेंजीन निकल जाएगा तो Y ऑफ टोलुइन इज इक्वल्स टू 1 माइनस Y ऑफ बेंजीन। ये सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने, बस आप लोगों को वैल्यूज पुट करके हर स्टेप में कैलकुलेशन करना है। आपको ऐसे हालांकि सिर्फ बेंजीन का ही बोला है तो ये जरूरत नहीं निकालने का नीचे वाला, है ना, पर वो निकल जाएगा 1 माइनस करके। एक एक बार स्टेप देख लो, कुछ डाउट है तो अभी पूछो जल्दी से कि सर ये क्या किए, ये क्यों किए। हमारा y ऑफ ए होता है प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर,
वैसे ही y ऑफ b होता है प्रेशर, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ b अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। यही अप्लाई किया हमने। एक्स ऑफ बेंजीन, ये वाला मोल फ्रैक्शन बता रहा है। नंबर ऑफ मोल्स पहले कितना है वो देखो। 1.026 आया है बेंजीन का नंबर ऑफ मोल, फिर 1.087 आया है टोल्यूइन का। ओके, फिर मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आया कितना बोला? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। जब क्या आपने बेंजीन और उसको तो 80 और 100 ही लिया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी ना 80 और 100 में। तो मोल फ्रैक्शन में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? कर सकते हो, चलेगा। तब भी उतना डिफरेंस नहीं आएगा जितना वो बोल रहा है। ये है 1.026 और ये है 1.087। हाँ, देखो ना, दोनों का लगभग एक ही मोल तो लिया हमने, लगभग। तो कैसे इनके मोल फ्रैक्शन में इतना डिफरेंस आ सकता है? और जीरो नहीं, 0.486 है। ये आएगा 0.486। अब इसको देखो, लगभग 0.5 ही हो रहा है ना। मैंने बोला, मैं दोनों का लगभग नंबर नंबर ऑफ मोल 1 1 ही तो आ रहा है। ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए इसका भी मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा होगा 0.5 से। ये 0.5, ये 0.5 तक पहुंच नहीं पाया, और वो 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। वो कितना होगा डिवाइड माइनस करने के बाद? 0.514। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो। पी नॉट बेंजीन कितना दिया क्वेश्चन में? 50.71। और एक्स ऑफ बेंजीन आपने क्या निकाला है? 0.486। और पी ऑफ टॉल्यूइन कितना दिया हुआ है? 32.06। और एक्स ऑफ टॉल्यूइन आपने निकाला है 0.514। ये आपके दोनों के प्रेशर आ जाएंगे, फिर दोनों को ऐड कर देना, फिर वाई ऑफ बेंजीन निकाल लेना। फाइनल आंसर वाई ऑफ बेंजीन का मैं आपको बता रहा हूं, वो है 0.60। फाइनल आंसर 0.60 आएगा। ठीक है, दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। अब आप लोग को कुछ इंडिविजुअल डाउट्स होंगे तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज ये चैप्टर मेरे एंड से ओवर हो गया है। ठीक है, और इसका जल्दी ही नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा। मैं बताता हूँ, पढ़ के तो रखो। आज क्या है? थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे। ये संडे तो नहीं, अगले वीक में कोई भी दिन। ठीक है, उस बीच में आपको टाइम भी मिलेगा, कुछ डाउट पूछना तो पूछ लेना। जो क्वेश्चंस बच गए, मेरे ख्याल से 7 8 10 क्वेश्चन बचे होंगे बीच बीच के कुछ कुछ, वो भी ट्राई कर लो, उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। पूरा पेपर, पूरा चैप्टर आएगा तो। देखो, थ्योरी में मेन क्या आता है, इसमें नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंसेस आ सकता है। नॉन आइडियल में दोनों को समझाने बोलता है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन, थ्योरी में थोड़ा यही है। बाकी और थ्योरी कुछ है नहीं। आपको नहीं बोलेगा ना एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी। थोड़ा बहुत ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा ग्राफ वाला? जो हमने दोनों में ग्राफ पढ़े हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला और फ्रीजिंग पॉइंट, उसके केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो वो ग्राफ बहुत अच्छे थे, दोनों बहुत इजी थे ग्राफ। तो ग्राफ की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ समझ में आया कि नहीं, क्या हो रहा है, वो लाइन क्यों बनी है, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, आ रहा है क्या 0.6 किसी का? और थोड़ा रेगुलर रहो, है ना। एक क्लास आते हो फिर एक आध क्लास मिस हो जाती है, ऐसा मत करो। फिर अगली क्लास जाओगे ना, उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप लोग, ऐसा तो नहीं कि आए हैं तो पीछे का बैकअप लेके आए होंगे या नोट्स कंप्लीट करके आए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। आइडिया है नहीं आप लोग, है ना।
तो बेटर है कि मिस मत करो क्लासेस। ठीक है, चलो, थैंक यू।